राजस्थान दिवस है तो हमारे राजस्थान के बारे में तो कहा ही जाता है कि रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान, सोनेरी धरती अठे और चांदी रो आसमान। ओके, तो आप सभी को राजस्थान दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान दिवस पर स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास का मतलब आज जो बात होगी पूरे राजस्थान को लेकर बात होगी। इस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है और साथ में राजस्थान के और इतिहास से रिलेटेड पहलू भी जानेंगे। तो सबसे पहले कल ही हमने बात की भी थी और हुई भी थी राजस्थान दिवस को लेकर। तो राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है वो पहले पॉइंट लेते हैं और ये आएगा पॉइंट हमारा राजस्थान का कौन से टॉपिक में, एकीकरण में। तो देखिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, ये क्लास सिर्फ आपकी एक स्पेशल क्लास है राजस्थान दिवस पर। ओके, तो देखो और समझो अच्छे से। राजस्थान का एकीकरण जो हम पढ़ेंगे, पहली बात तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। ओके, 7 चरणों में हुआ और इन 7 चरणों में टोटली समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। याद रखिएगा इस बात को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा और 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ। नाम देख लीजिएगा, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान और फिर कौन सा राजस्थान? वरहद राजस्थान। अच्छे से देखिएगा, अब यहां तक की राजस्थान एकीकरण की प्रोसेस देखिएगा। चौथे चरण के दौरान तारीख थी 30 मार्च 1949। मत्स्य संघ में हम पढ़ते ही है 4 रियासतों का प्लस एक ठिकाने का क्या हुआ? विलय। टोटल इकाइयां कितनी थी? 5 इकाइयां थी। क्यों मनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरे चरण का नाम क्या था? बोलो जल्दी से, बोलो जोर से। हाँ जी, पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान में देखोगे तो रियासतें जो होगी लगभग 9 रियासतें होगी। कितनी? और ठिकाने, एक ठिकाना और कई कई पर दे रखा है कि भाई 2 ठिकाने, दोनों ठिकाने आ गए थे कौन से संघ में? पूर्व राजस्थान संघ में। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में नवीन रियासत जो आई, नवीन रियासत वो आई थी एक, कौन सी? उदयपुर। देखिएगा अच्छे से। तो अब यहां पर आंकड़ा देखिए, पहले बता देता हूं हमारे राजस्थान, देश की आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? जल्दी से बताइए, कितनी रियासतें थी? बोलो, कितने ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश कितना? तो तीनों को जोड़ो, कितनी इकाइयां हो रही है? बताओ, 23 इकाइयां। अब देखिएगा अच्छे से, यहां पर इकाइयां जोड़ो, 10 इकाइयां। कितनी हो रही है? और यहां पर आ गई एक और इकाई उदयपुर के रूप में। और वरहद राजस्थान में आई आपके कितनी? 4 रियासतें प्लस नियंत्रण लावा का दे रखा था किसको? जयपुर को। तो सुनो और समझो, अब 4 रियासतें प्लस एक इकाई यहां पर, तो इकाइयां कितनी हुई बताओ? बोलो। और इन 4 रियासतों में बड़ी बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर यानी मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर। और जयपुर को नियंत्रण दे रखा था किसका? लावा का। तो देखो तारीख कितनी है चौथे चरण की?
30 मार्च 1949। अब देखो चौथे चरण तक 23 इकाइयों में से कितनी इकाइयों का विलय कर दिया गया था? फर्स्ट देखो चरण में कितनी है, सेकंड में कितनी है, 10 और 5 कितनी हुई? ओके, और यहां पर देखो नवीन इकाई कितनी आई, 15 और 1 और 16 और 5 इकाइयां यहां पर आई तो कितनी हुई? 21। टोटल इकाइयां कितनी है? तो 21 इकाइयों का विलय हो गया था 30 मार्च तक। पीछे बची थी सिरोही। कौन सी बची थी? सिरोही। और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अजमेर मेरवाड़ा। तो सुनो और समझो, प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948। ओके, और 30 मार्च 1949, अच्छे से देखिएगा, एक साल के भीतर भीतर 21 इकाइयों का क्या हो गया था? विलय हो गया था। और सबसे बड़ी चौथे चरण में कितनी रियासतें आई? 4 रियासतें आई। तो बिल्कुल ये कहा गया कि ये दिवस जो है बड़ा मेमोरेबल दिवस है, क्योंकि 30 मार्च तक राजस्थान का लगभग 90% क्षेत्र जो था उसका क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो कहा गया इस दिवस को मनाया जाएगा 30 मार्च को। कौन से दिवस के रूप में? राजस्थान दिवस के रूप में। अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है वो भी सुन लीजिएगा अच्छे से। प्रोसेस देखो, 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुई। एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है कि वो सवाल कैसे पूछेगा। 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ और 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ। अच्छे से देखिएगा, टोटल समय लग रहा है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। हमने 21 इकाइयों का विलय मात्र कितने साल में कर दिया? एक साल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 इकाइयों का कर दिया। तो अब देखो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई रियासत सिरोही। और कौन सा प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश। यानी सिरोही का विलय होने में 7 वर्ष लग गए। कितने वर्ष? कितने? तो 21 इकाइयों का विलय 1 वर्ष में, और सिरोही का विलय तो बताओ, कुछ लफड़ा हुआ होगा, कुछ चीजें बनी होगी, कुछ टर्म्स और कंडीशंस हुई होगी, तभी तो सिरोही का विलय कितने 7 वर्षों में हुआ। और 2000 जो पिछला वाला आपका आरएस मेंस का जो पेपर था सुन लेना, उसमें ही सवाल पूछा 5 नंबर का, राजस्थान, एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। जब भी आपके माइंड में जब ये बात आ जाए तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जानना चाहोगे 7 साल क्यों लगे? अरे जानना चाहोगे? तो सुनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के मुखिया थे। क्या थे? अब पहले जानते रियासती विभाग था क्या? रियासती विभाग, रियासती विभाग की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत जो था रियासतों में बटा हुआ था। किसमें? बोलो। यानी छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों के राजा थे। तो उन रियासतों को जोड़कर भारत राष्ट्र बनाने के लिए, भारत संघ बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। उसका नाम था रियासती विभाग। और रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। अब सुनो, अच्छे से समझो। तो देखो, रियासतों के विलय का
पूरा जिम्मा जो होगा वो किसका होगा? बोलो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कौन सी रात के थे? बोलो। गुजरात के थे। और अब देखो, ये है हमारा कौन सा स्थान? हाँ जी, राजस्थान। अब बताओ, राजस्थान का सिरोही क्षेत्र सीमा बनाता है कौन सी राज्य से? ओके। सिरोही के अंदर दो बड़े स्थल, एक हिल स्टेशन माउंट आबू और एक देलवाड़ा के मंदिर। तो देखिएगा और समझिएगा, रियासती विभाग के मुखिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नोटिस किया कि राजस्थान और महागुजरात संघ के बॉर्डर पर स्थित है सिरोही, और सिरोही में दो बड़े पर्यटक स्थल है, एक है आबू देलवाड़ा और एक है आपके कौन सा? माउंट आबू। मतलब दोनों साथ में आ गए। आबू देलवाड़ा दोनों पर्यटन स्थल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि ये जिस राज्य में होंगे उस राज्य के अंदर पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, और पर्यटक जहां आएंगे वहां की आमदनी भी अच्छी होगी और उस स्टेट का डेवलपमेंट रेशियो भी टॉप लेवल का होगा। और अच्छे से देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कहाँ के थे? और दूसरी बात देखिए, कौन से विभाग से थे? सर्वे सर्वा थे क्या? अध्यक्ष। तो इन्होंने कहा भगवान सभी का भला करे पर शुरुआत तो हमसे करे। मतलब भला होगा तो कौन सी रात का होगा? ये पद का पूरा और पूरा फायदा उठाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही से पहले, किससे? सिरोही से बिल्कुल आबू देलवाड़ा को अलग किया। अब आबू देलवाड़ा को ये ले जाना चाहते थे कौन से संघ में? महागुजरात संघ में। पर कहता है ना, वो राजस्थान है प्रधान। क्या कहता है? हाँ, राजस्थानियों के साथ चीटिंग कोई भी नहीं कर सकता। समझ में आया ना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास तो काफी किया था, पर प्रयास सफल नहीं हुआ। अब सुनो और समझो, जब बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, इधर देखो अच्छे से, विलय हुआ था कौन सी रियासत का? और बना था कौन सा? संयुक्त राजस्थान। क्या बना था? और इस संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के लिए आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो हमारे राजस्थान के जो प्रमुख नेता थे उनको पता चल गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इरादे नेक नहीं है। सिरोही का विलय क्यों नहीं हो रहा है? सिरोही को अलग क्यों रखा जा रहा है? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माणिक्यलाल वर्मा ने, जो उदयपुर के एक जाने माने नेता थे, माणिक्यलाल वर्मा ने बात कही किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी को कहा का पटेल जी के इरादे नेक नहीं है, वो सिरोही का विलय नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिरोही का विलय किस में हो? बोलो बोलो। राजस्थान में। तो नेहरू जी ने कहा कि इसकी मुझे कोई भी जानकारी, अब आपने मुझे बताया है तो मैं बिल्कुल जाकर मिलूंगा किससे? पटेल जी से, और पटेल जी को जाकर बात करूंगा कि भाई आपने सिरोही का क्या किया, विलय क्यों नहीं कर रहे हो? मैं गया उद्घाटन के लिए, राजस्थान के नेताओं ने हाथापाई शुरू कर दी। सही है, राजस्थानी हाथापाई जल्दी से स्टार्ट कर देते। और मेवाड़ की बात आए तो मेवाड़ी तो बड़े गजब के ही होता है। तो वर्मा जी ने अच्छे से समझा दिया। नेहरू जी गए, किससे मिले? बोलो बोलो। पटेल जी से मिले। तो पटेल जी को सीधा कहा नेहरू जी ने, कहा भाई तूने मुझे उद्घाटन के लिए तो भेज दिया, मैंने उद्घाटन तो कर दिया, पर वहां पे लोग जो है वो मेरे गले पड़ गए। माणिक्यलाल वर्मा ने मुझे शिकायतें की है, तुमने सिरोही का क्या किया? तो पटेल जी ने वापस कहा नेहरू जी को, का लपके नहीं। क्या कहा? हाँ, मतलब समझे, मैं रियासती विभाग का मुखिया हूं, मैं जो चाहूं वो करूं।
अब स्टूडेंट, जोरों शोरों से विरोध हो रहा था किनका? पटेल जी का। राजस्थान में विरोध हो रहा था। अब विरोध हो रहा था तो पटेल जी बड़े मास्टरमाइंड थे। पटेल जी ने क्या किया? राजस्थानियों को खुश करने के लिए उन्होंने सिरोही को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? कितने भागों में? अब देखो, तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें चरण तक कहीं तक सिरोही नहीं दिखाई दे रहा है। जब पटेल जी का जोरों शोरों से विरोध हुआ तो पटेल जी ने राजस्थान की जनता को चुप करने के लिए क्या किया? सिरोही को 2 भागों में बांटा। 89 गांव सहित अलग किए सिरोही से, जिसमें थे आबू और देलवाड़ा। कितने गांव अलग कर दिए? 89 गांव अलग कर दिया आबू दिलवाड़ा सहित 89 गांव, और एक अलग कर दिया पूरा सिरोही। बात आई 26 जनवरी 1950 को। हालांकि बाद में तो पटेल जी की मृत्यु भी हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। तो बाद में क्या हुआ? आबू दिलवाड़ा सहित 89 गांव जो थे उनको तो छोड़ दिया गया और सिरोही का विलय कर दिया किसमें? राजस्थान में। किसमें? और अलग रखा किसको? आबू दिलवाड़ा और साथ में कितने गांवों को? हाँ, मतलब राजस्थानियों को खुश करने के लिए कहा कि ये लो सिरोही, पर 89 गांव सहित आबू दिलवाड़ा एक तरफ। बात कैसी हुई पता है आपको? चरके चावल बनाते हैं, उसके अंदर काजू किशमिश डालते हैं। काजू किशमिश पटेल जी यानी दूसरे खा गए और हम राजस्थानियों को कहा पीछे चावल जो बचे वो तुम गिट लो। समझ में आया ना? मतलब आबू दिलवाड़ा सहित 89 गांव अलग और सिरोही दे दिया किसको? राजस्थान को। अब जब राजस्थान को दे दिया गया स्टूडेंट, तो और जोरों शोरों से विरोध हुआ। अब की बार राजस्थान के नेताओं ने क्या मास्टर माइंड लगाया, देखना और समझना। राजस्थान के नेताओं ने मास्टर माइंड लगाया कि इन 89 गांवों में से गुजरात की सीमा पर एक गांव आता है हाथड़ गांव। बोलो कौन सा गांव? हाँ, हाथड़ गांव। और हाथड़ गांव के नेता है गोकुल भाई भट्ट। बोलो कौन है? भट्ट। अब राजस्थान के नेता और राजस्थान की जनता मांग करने लगी। देखना, दिमाग देखना हमारे नेताओं का। मांग करने लगे कि हमें नहीं चाहिए आबू दिलवाड़ा, हमें राजस्थान चलाने के लिए चाहिए गोकुल भाई भट्ट। आबू दिलवाड़ा देना है तो दे दो तुम गुजरात को, जिसको देना है दे दो, हमें तो चाहिए गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट बिना हम राजस्थान चला नहीं सकते। मांग देखो राजस्थानियों की कि जब गोकुल भाई भट्ट आएंगे तो हाथड़ गांव का विलय कौन से थान में होगा, और जब हाथड़ गांव आएगा तो साथ ही साथ में क्या आएगा? आबू दिलवाड़ा। तो आबू दिलवाड़ा भी आ गया और गोकुल भाई भट्ट भी आ गए और 89 गांव भी आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब मांग जब जोरों से हुई तो स्टूडेंट और खेला खेला गया। सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया और आबू दिलवाड़ा का नियंत्रण, वो बात हो गई का ना गुजरात का ना राजस्थान का, इसको तीसरे में डाल दो, बंबई प्रांत में डाल दिया। नियंत्रण किसको दे दिया? बंबई प्रांत को। किसको दे दिया? तो देखो अब आबू दिलवाड़ा का नियंत्रण किसके पास है? ना गुजरात के पास ना राजस्थान के पास। अब सुनो, ये प्रोसेस जब हो रही थी एकीकरण की, तो सिर्फ राजस्थान का ही एकीकरण नहीं हो रहा था और सिर्फ आबू दिलवाड़ा को लेकर ही विवाद नहीं हो रहा था। काफी ऐसी जगह थी जो राज्यों के बीच में लेकर विवाद हो रहा था, कुछ क्षेत्रों को लेकर। तो भारत सरकार ने यानी उस समय क्या किया कि राज्यों की सीमाओं पर जो विवाद हो रहा है, इस विवाद के निपटारे हेतु एक समिति बिठाओ जिसका नाम होगा फजल अली आयोग। बोलो कौन सा आयोग? कौन सा आयोग? जिन जिन राज्यों के बीच में क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा है उसका निपटारा करेगा कौन? फजल अली आयोग। तो सुनो और समझो,
इसी फजल अली आयोग ने सिरोही की आम जनता की मत के आधार पर रिपोर्ट दी कि इसका विलय होगा किसमें, और इसी कारण 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा सहित 89 गांवों का विलय किया गया। कितवें चरण में? 7वें चरण में। समझ में आया कि नहीं आया? इसी वजह से लगे थे कितने वर्ष? 7 वर्ष। तो इसमें आपको कुछ भी पॉइंट नहीं ध्यान में रखने हैं, पॉइंट इतने ही ध्यान में रखने हैं कि सिरोही का पहले तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि रियासती विभाग के मुखिया सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही का विलय महागुजरात संघ में हो, इसलिए सिरोही को राजस्थान से अलग किया। पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही से आबू देलवाड़ा को अलग किया और आबू देलवाड़ा का नियंत्रण दे दिया बंबई प्रांत को। किसको दे दिया? बंबई प्रांत को दे दिया। और उसके बाद आपको सीधा याद रखना है कि राज्य के सीमाओं के विवादों के निपटारे हेतु बिठाई गई फजल अली आयोग समिति या आयोग बिठाया गया और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा का विलय किया गया राजस्थान में। बस ये 4 से 5 पॉइंट हुए, यह आपका पूरा क्या हो गया? उत्तर। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे कंप्लीट ना। ओके, ये तो हो गया आज हमारे राजस्थान के उपलक्ष्य में हमने राजस्थान एकीकरण का, वरहद राजस्थान का कुछ पॉइंट जान लिया। अब आप बताओ क्या पढ़ना चाहोगे आज राजस्थान दिवस पर स्पेशली? जल्दी से बताओ। अरे बताओ। अच्छा, कहानी बताए? हाँ, अभी बताएंगे। महाराणा प्रताप। ऑफलाइन वालों के कमेंट्स देखते हैं। हाँ, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ क्या पढ़ना चाहोगे? हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अब आप ऑफलाइन में बैठे हो, उनको तो पूछने दो। तुमने तो बता दिया कहानी बताओ, तुम हमेशा ही कहानी सुनते हो, मरते हो। हाँ, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ, महाराणा प्रताप पढ़ाओ सर। एक कह रहा है कहानी सुना दो। रानी पद्मिनी की स्टोरी सुना दो। आपने दिल री गहराइया सु राजस्थान दिवस री घणी घणी बधाइया हुकम। आज री क्लास रो चित्र जीव होरो होगो है, दिल ने आनंद आएगो है। हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह को पढ़ा दो। फर्स्ट ग्रेड जीके की हिस्ट्री पढ़ा दो। वाह, अरे अपना फायदा मत सोचो भाई। हाँ सर, गुलाब राय की कहानी सुना दो। चलिए, काफी स्टूडेंटों का सुन लो। सर राजस्थानी में पढ़ाओ। पक्की बात है, राजस्थानी भाषा में पढ़ो। सर दुल्ले राय री स्टोरी बता दो नहीं। हाँ, राजस्थान की गौरव गाथा पढ़ाओ। चलो सर। हाँ चलो सर, चलते हैं। हाँ सर जी, घूमर डांस बताओ। चलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं स्टूडेंट्स। अब सुनिएगा और समझ लीजिएगा। याद कीजिए, मैंने आपको ऑफलाइन के दौरान भी बताया था, पाहेबा साहेबा का बताया था। और मैंने आपको बताया था कि पाहेबा साहिबा के युद्ध में जो हुआ वो तो आप सभी को पता है, पर उसके पीछे की एक मैंने बहुत बड़ी कहानी बताई थी। राव गांगा के समय बताई थी। वो टपली वाला हाथी याद है? हाँ, तो आज उसी का जिक्र करते हैं। सुनना और समझना अच्छे से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है मारवाड़ के राजा
राव घांगा घांगा की। ओके, इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1515 से 1531। ओके, अब सुनिएगा, राव घांगा का जब राज्य अभिषेक हुआ तब राव घांगा की बगावत की थी इनके चाचा थे, इनके परिवार के थे राव शेखा। याद है आपको? शेखा ने विरोध किया किसका? गांगा का, कि राजा नहीं बनेगा कौन? गांगा, वास्तविक उत्तराधिकारी मैं हूं। बगावत की पर गांगा राजा बनने में सफल रहे। शेखा मारवाड़ से आए, बताओ कहां? नागौर। नागौर आए और नागौर के अंदर इस समय जो शासक था, जो शासन करता था, वो करता था कौन? दौलत खां। अब दौलत खां के पास आए, जल्दी से बताओ कौन? राव शेखा। और राव शेखा ने पूरी बात बताई किसको? दौलत खां को। दौलत खां को कहा, राव शेखा ने कहा मारवाड़ का उत्तराधिकारी, यानी मारवाड़ पर अधिकार मेरा था, पर अधिकार कर लिया किसने? गांगा ने। अब गांगा के विरोध में मुझे आपकी क्या चाहिए? सैनिक सहायता चाहिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कहा दौलत खां ने का चिंता मत कीजिए, हम आपका साथ देंगे और आक्रमण करेंगे किस पर? गांगा पर, और तुम्हें मारवाड़ दिलाएंगे। अब जब ये बात गांगा को पता चली, तो देखिएगा अच्छे से, गांगा को पता चली तो गांगा को पता चला कि दौलत खां ने शेखा को शरण दी है, तो गांगा ने यह बात बताई अपने पुत्र किसको? मालदेव राठौड़ को बात बताई। तो मालदेव राठौड़ को बात बताई गांगा ने, कहा बेटा दोनों चलते हैं, नागौर और शेखा और दौलत खां का, दोनों का संयुक्त का दमन करते हैं। तब मालदेव राठौड़ ने गांगा को सलाह दी कि पिताजी अगर हम दोनों चले तो दोनों जिंदा बचकर नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा पावरफुल है कौन? दौलत खां। तो गांगा ने कहा क्या करें? तो कहा एक काम कीजिए, मालदेव राठौड़ ने कहा काम कीजिए, बीकानेर में भी कौन शासन कर रहे हैं? राठौड़। बीकानेर से आप बुलाइए किसको? राव जेतसी को। बताओ किसको? राव जेतसी को। तो सुनिएगा और समझिएगा। तो गांगा ने संदेश भेजा बीकानेर, राव जेतसी को सहायतार्थ हेतु बुलाया। राव जेतसी बिल्कुल अपनी सेना लेकर आ गया, कहां? मारवाड़। अब बताओ ये कितने जने हो गए? टोटली 3 जने। और राव गांगा यहां से सेना लेकर रवाना हुए, आए, और इधर से दौलत खां और शेखा भी सेना लेकर आया। सुनना और समझना, युद्ध हुआ दोनों के मध्य, सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाँ जी, सेवकी के अंदर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहले विजय हो रहा था कौन? बोलो कौन? पर कहा जाता है कि दौलत खां का एक हाथी था, दरिया जोश हाथी, बताया था मैंने आपको। दरिया जोश हाथी दौलत खां के नियंत्रण से बेकाबू होकर यहां से भाग गया, और कहा जाता है ये चला गया कहां? बताओ? मेड़ता। किसके पास? विरमदेव राठौड़ के पास। अब सुनो, यहां पर इतिहासकारों के 2 मत है, पहले भी बताया था मैंने। कितने मत है? कुछ इतिहासकारों ने तो कहा इस युद्ध में उपस्थित था कौन? विरमदेव राठौड़, जिसके हाथ लगा कौन सा हाथी? और कुछ विद्वान कहते हैं नो, विरमदेव था नहीं, यह हाथी यहाँ युद्ध से चलकर चला गया कहां? मेड़ता। और आया किसके पास? कुछ भी हो, हाथी आ किसके पास रहा है? अब सुनो, यहां पर भयंकर युद्ध हो रहा था। जब दौलत खां के हाथों से इसका हाथी चला गया, तब बिल्कुल सेना भारी पड़ी किसकी? गांगा की। अब गांगा की सेना तो भारी पड़ी थी, पर कहा जाता है इस युद्ध में नजर पड़ गई शेखा की लड़ते हुए किस पर? तब शेखा अपना घोड़ा लेकर गया, सैनिकों को चीरते हुए, और भयंकर वार करने ही वाला था किसके ऊपर? गांगा के ऊपर। पर बात पता चल गई किसको?
और राव जेतसी ने आकर शेखा पर भयंकर तलवार से वार किया और वहीं पर धराशायी हो गए। कौन कौन? राव शेखा धराशायी हो गए। तो सुनना और समझना, युद्ध कब तक लड़ा जाता था? जब तक युद्ध के नेतृत्व करता या तो मारे जाते या उनको पकड़ लिया जाता या फिर वो युद्ध स्थल से भाग जाते, तभी तक। तो यहां पर तो देखो, शेखा जो था, शेखा जू ही घायल हुआ, दौलत खां का हाथी गया तो दौलत खां अपने सैनिक लेकर निकल गया। शेखा घायल हो गए तो युद्ध वहीं पर समाप्त, क्योंकि शेखा के अंतिम क्षण थे। और जब शेखा के अंतिम क्षण थे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा गांगा के कुल के थे ये। तो गांगा विजयी हुए, गांगा घोड़े से उतरे और शेखा के पास गए और शेखा को अपनी गोद में लिया। और जब गोद में लिया तो शेखा ने बात कही किसको? गांगा को। कहा, गांगा, लड़ाई तेरे और मेरे बीच में थी, ये मेरे ऊपर वार किसने किया? तो स्टूडेंट, आए कौन? रावजेत सिंह। रावजेत सिंह ने मरते हुए शेखा को कहा शेखा जी, गांगा ने सहायता हमसे मांगी थी कि सेवकी के युद्ध में आप हमारा साथ दो, विकट समय में हम भी आपका साथ देंगे, इसलिए हमने साथ दिया। किसका? गांगा का। और हमारे वार से आप धराशायी हुए। जब ये बात जेतसी ने कही तब शेखा ने कहा जेतसी को, जेतसी मेरी बात अच्छे से सुन, ये लड़ाई मेरी अपनों के साथ थी, मतलब गांगा के साथ थी। ये लड़ाई मेरी अपनों के साथ थी, ये अपने परिवार के नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे? याद रखना मेरी इस बात को, तूने जिस पर भरोसा किया, एक दिन तू भी रण क्षेत्र में मेरी तरह तड़पेगा और मारने वाले कोई और नहीं होंगे, तुझे वही होंगे जिस पर तूने भरोसा किया। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर शेखा वीर गति को प्राप्त हुए और सेवकी के जो परिणाम आए वो किसके पक्ष में आए? गांगा के पक्ष में। उसके बाद आपको भी पता है, गांगा को दुर्ग की पिनक से गिरा देते हैं कौन से देव? मालदेव राठौड़ गिरा देते हैं। और मालदेव राठौड़ की बताओ क्या हो जाती है? हाँ बोलो, सॉरी, गांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मालदेव राठौड़ बन जाते हैं मारवाड़ के प्रथम पितृहंता। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बताओ, मालदेव राठौड़ ने अपने पिता गांगा की हत्या की, तो हत्या की तब मेहरानगढ़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर उनके विरुद्ध स्थिति जो थी, अनुकूल स्थितियां नहीं थी, इसलिए मालदेव राठौड़ इन विपरीत स्थितियों में आ गए। जल्दी से बताओ कहां? सोजत। मालदेव राठौड़ ने कहा, नवी बात 9 दिन। कितने दिन? हाँ, नवी बात 9 दिन। नवी बात 9 दिन, यानी अभी स्थितियां हमारे लिए सही नहीं है। जब स्थितियां हमारे अनुकूल बनेगी तब हम बिल्कुल वापस जाएंगे मारवाड़। तो सुनो, 1531 मालदेव राठौड़ ने अपना राज्य अभिषेक करवाया कहाँ? सोजत के अंदर। और मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय याद रखिएगा, मारवाड़ के अंदर मात्र कितने परगने बचे थे? 2। एक जोधपुर और एक साथ में था सोजत, जहां पर इनका क्या हुआ? राज्य अभिषेक। और याद रखना, ये वही मालदेव राठौड़ है जिन्होंने मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। राठौड़ों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक साम्राज्य सीमा, मारवाड़ की साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। तो सुनिए और समझिए, कितने युद्ध लड़े थे? इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा गया। अब इन 52 युद्धों के अंदर मैंने आपको प्रारंभिक युद्ध अभियान भी बताए। भाद्राजुन के स्वामी वीरा को पराजित किया, फिर गए नागौर के दौलत खां को पराजित करने।
जब नागौर के दौलत खां को पराजित करने गए थे तब सिवाना के डूंगर जी को संदेश भेजा कि डूंगर जी आइए, हमारी क्या कीजिए, सैनिक सहायता कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। पर डूंगर जी ने यह कहा, मैं परगर पंचायती नहीं करता। मतलब डूंगर जी ने यह सोचा कि दौलत खां पावरफुल है, मैं गया तो मारा जाऊंगा। तो मालदेव राठौड़ भी बड़े गजब के थे। मालदेव राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, अभी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, स्थितियां अनुकूल बनी तो डूंगर जी चिंता मत करो, घर तुम्हारा होगा, पंचायती हम करेंगे। तो सुनो और समझो, मालदेव राठौड़ अकेले गए कहा, नागौर, और नागौर के दौलत खां को पराजित करके फतेह किया, विजय किया किसको, नागौर को। और नागौर से आए कहां बताओ, मेड़ता। बताओ दरिया जो हाथी सेवकी के युद्ध से भागकर कहां आया था, मेड़ता। किसके पास, बोलो। अब विरमदेव राठौड़ के पास आया था, इसी विरमदेव से हाथी मांगा था किसने, मालदेव राठौड़ ने। सेवकी युद्ध के बाद कहा जाता है कि विरमदेव राठौड़ ने वो हाथी तो भेजा था मारवाड़, पर रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से उसकी क्या हो गई, पर मालदेव राठौड़ ने सोचा कि इसको विष देकर मरवाया किसने, तो विरमदेव से नाराज थे कौन, तो मालदेव राठौड़ आए मेड़ता और विरमदेव राठौड़ को कहा। विरमदेव राठौड़ ने मालदेव का भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। तब मालदेव राठौड़ ने कहा, विरमदेव हम आपसे नाराज है हाथी को लेकर, तुमने हाथी को मरवाया इसलिए हर जाना भरना पड़ेगा। तो विरमदेव ने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा राव को मनाने के लिए। तो कहा कि तुम्हारे पास कौन सी जागीर का पट्टा है, या अजमेर का पट्टा चुपचाप हमारे नाम करो। तो विरमदेव राठौड़ ने कहा कि राव अगर अजमेर का पट्टा तुम्हें दे दिया तो हमारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा। मालदेव राठौड़ ने कहा लोन लो, बैंकों से क्या लो, अरे बोलो, हाँ लोन लो, मेरी जान पहचान है एसबीआई में, थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करवा दूंगा। अजमेर का पट्टा देने से मना कर दिया किसने, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अजमेर भी ले गए, मेड़ता भी ले गए, बेघर हो गया कौन, विरमदेव। यही सबसे बड़ी कमी थी मालदेव राठौड़ की, और यही कमी और यही बात गिरी सुमेल के युद्ध के परिणाम चेंज कर गई। पता है ना आपको, विरमदेव राठौड़ से जब मेड़ता और अजमेर गया तब विरमदेव राठौड़ ने प्रण लिया कि मालदेव स्थितियां एक जैसी नहीं होती, समय बदलेगा जरूर, हमारे पास हमारा मेड़ता होगा पर तुम्हारे पास तुम्हारा साम्राज्य मारवाड़ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल आए मालदेव राठौड़, फिर सिवाना गए, डूंगर जी को पराजित किया, जालोर गए, सिकंदर खां को पराजित किया, उधर सातलमेर गए, सातलमेर को फतेह करके पोखरण का किला बनवाया, और उसके बाद मालदेव राठौड़ ने अपने सेना नायकों को कहा कि जाओ साम्राज्य विस्तार करो। तो सेना नायकों ने कहा राव साम्राज्य विस्तार तो ठीक है पर जीतने के लिए कोई क्षेत्र भी तो होना चाहिए। तो मालदेव राठौड़ ने कहा हमने आसपास के पूरे क्षेत्रों को जीत लिया। कहा बिल्कुल जीत लिया। तो मालदेव राठौड़ ने कहा बीकानेर। तब इनके सेना नायकों में से कूपा ने कहा कि राव बीकानेर पर अटैक कैसे कर सकते हो, वो तो राठौड़ है, हमारे भाई है, उनके क्षेत्र पर कैसे आक्रमण करे। तब मालदेव राठौड़ ने कहा राजनीति और साम्राज्य विस्तार में कोई किसी का भाई नहीं होता, जाओ अटैक करो किस पर, बीकानेर पर, और बीकानेर को क्या करो, फतेह। तो अब बताओ सेना भेजी किसने, मालदेव राठौड़ ने। सेना किधर जा रही है। अब ये बात पता चली बीकानेर में, जल्दी से बताओ किसको, राव जेतसी को। राव जेतसी को जब ये बात पता चली स्टूडेंट, तो सुनना और समझना, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव जेतसी ने अपना मंत्री
नागराज। कौन सा? और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, अपने पुत्र किसको? कल्याणमल को, दोनों को। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार नागराज और कुछ विद्वानों के अनुसार कल्याणमल भेजा शेरशाह सूरी के पास सैनिक सहायता है। तो कहा जाता है कि दोनों तो गए थे पर समय रहते सैनिक सहायता लेकर नहीं आए। तब राउजेत सिंह ने अपने कुटुंब को, कुटुंब का मतलब परिवार को, सुरक्षित छोड़ा। कहां? सिरसा नामक स्थान पर, और स्वयं सेना लेकर निकले। और दोनों सेनाओं के बीच में मालदेव राठौड़ की सेना की तरफ से मुख्य जो थे वो कौन थे? कोपा। अब मालदेव राठौड़ और राव जेतसी की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ पाहेबा साहेबा का युद्ध। और ये पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ 1541-42 में। इस युद्ध में याद कीजिए कूपा के हाथों से मारे गए थे कौन? कौन? राउजेत सिंह। जब राउजेत सिंह इस रण क्षेत्र के अंदर घायल हुए और इनका अंतिम समय था, तब राउजेत सिंह ने मरते समय कहा कि इसको कूपा को कहा कि कूपा अपने राव को जाकर एक संदेश देना, हमारा क्या देना? संदेश देना कि शेखा ने सही कहा था, सेवकी के युद्ध में मैंने गलत लोगों का साथ दिया और गलत लोगों का साथ देने के कारण ही आज मैं शेखा की तरह रण क्षेत्र में मारा जा रहा हूं और मारने वाले मुझे कोई और नहीं, मैंने जिन पर भरोसा किया वही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक इतिहास का अनूठा उदाहरण है। कहा मतलब क्या है उदाहरण? यही उदाहरण है, क्या आप जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। ऐसा ही हुआ अमर सिंह राठौड़ के साथ। मैंने आपको बताया भी था, अमर सिंह राठौड़ जिनको तलवार के धनी, कटार के धनी कहा जाता है, अमर सिंह राठौड़ ने अपने बहनोई को मारा था। बताया था मैंने आपको। हाँ, इन्होंने अपने बहनोई को मारा था, तो बहनोई ने मरते समय भी ये बात कही थी, कहा अमर सिंह जी चिंता मत कीजिए, आपको भी मारने वाला कोई और नहीं, आपका साड़ा ही होगा। और याद कीजिए वही अर्जुन गौड़ जो साड़ा था किसका? अमर सिंह राठौड़ का, जिसने धोखे से अमर सिंह राठौड़ की क्या की थी? हत्या की थी। तो ये इतिहास के अनूठे उदाहरण है जिससे ये जानने को मिलता है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात हो गई। अब एक बात बताते हैं आपको जो बार बार आप भी कह रहे हो, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं, रंगराय के बारे में, है ना? जानना चाहोगे? हाँ, धिनक धिनक धिनता। हाँ, तो पहले सुनो और समझो। देखो, इतिहास को ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इतिहास को पढ़ने के पीछे रीजन होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, आपको दो चीजें इसके लिए माइंड में रखनी पड़ेगी। एक तो आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि आपको याद है कब हुई थी? 1453 में। ठीक है, इसके अलावा हमें संधि नहीं पढ़नी है। आवड़ बावड़ संधि का बाद में असर क्या पड़ा? क्या हुआ आवड़ बावड़ संधि के बाद? आवड़ बावड़ संधि के बाद जो संघर्ष चल रहा था मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, वो संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। बताया था मैंने आपको। और इसी संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की साम्राज्य सीमा का निर्धारण भी किया गया। बताया था। राव जोधा, जब रणमल राठौड़ को मारा गया था, किसके द्वारा? चुंडा और महपा पंवार द्वारा। किसके घर पर? भारमली के
घर पर। तब कहा गया था एक डाम के द्वारा कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। तब राव जोधा अपने 200 राठौड़ सैनिकों को लेकर मेवाड़ से भागकर किधर आए, मारवाड़, और फिर अंततः मंडोर को विजित करने के बाद इन दोनों के बीच में हंसाबाई ने संधि करवाई। कौन सी? आवड़ बावड़ की संधि। और इस संधि के बाद मेवाड़ मारवाड़ जो संघर्ष चल रहा था वो क्या हो गया, बोलो? समाप्त हो गया। अब सुनो, यहां पर संघर्ष समाप्त हुआ, पुनः संघर्ष प्रारंभ हुआ, याद कीजिए, मालदेव राठौड़ और उदय सिंह द्वितीय के समय, बताया था मैंने आपको। और इस संघर्ष का के कारण मैंने आपको कितने बताए हैं? 2 कारण बताए हैं। कितने कारण बताया है? 2 कारण। तो नंबर फर्स्ट कारण जानो, अच्छे से देखिएगा। मैंने आपको बताया था उदय सिंह यानी मेवाड़, मेवाड़ में ठिकाना कौन सा? गोगुंदा के राजा कौन, सॉरी रावत कौन थे? ये कोई कारणवश छोड़ दिया इन्होंने क्या, और आ गए, बताओ कहां? मारवाड़। और किसके पास आए? और मालदेव राठौड़ से शरण मांगी। तो मालदेव राठौड़ ने कहा चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, बड़ा साम्राज्य है, हम आपको शरण देते हैं, और शरण में देते हैं खेरवा। तो बताओ जेतर सिंह जी कहां आ गए? खेरवा में आ गए। अब जेतर सिंह की विकट समय में सहायता कौन कर रहे हैं, बोलो? अब विकट समय में जो सहायता करेगा तो बिल्कुल उसकी तो थोड़ी ख्याति और इज्जत मन में तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जेतर सिंह ने सोचा मालदेव बहुत अच्छे शासक है, इन्होंने हमें विकट समय में शरण दी है। क्या दी है? शरण दी है। स्टूडेंट, जेत्र सिंह को जागीर दी, बताओ किसकी? और जेत्र सिंह ने सोचा कि मेरी कितनी पुत्रियां है? 2 पुत्रियां, क्यों नहीं एक पुत्री का विवाह कर दूं, किसके साथ? मालदेव राठौड़ के साथ। तो जल्दी से बताओ किसका विवाह तय किया, बोलो? स्वरूप दे का विवाह तय किया। मालदेव राठौड़ बिल्कुल तय तारीख के दिन गाजे बाजे के साथ बारात लेकर खेरवा आए, और विवाह हुआ किसके साथ? स्वरूप देव के साथ। मैंने आपको कहा ना हमारे राजस्थान के अंदर खूब सारी परंपराएं होती है। विवाह के बाद मालदेव राठौड़ वापस आए, कहा? खेरवा आए। तो खेरवा जब आए थे तो जब बैठे थे तो चाय वगैरह पिलाई गई, बैठे थे तो मालदेव जी की नजर पड़ी जैतर सिंह जी की दूसरी पुत्री पर। तो मालदेव राठौड़ को जैतर सिंह जी की दूसरी पुत्री पसंद आई। तो मालदेव राठौड़ ने सीधा जैतर सिंह जी को कहा, जैतर सिंह जी बताइए वापस बारात लेकर कब आए? ये बात अच्छी नहीं लगी किसको? अब जैतर सिंह जी को मालदेव ने सीधा कहा, बिल्कुल कहा, मालदेव जी किससे डरे? डरे तो मालदेव जी से डरे, क्योंकि चहु दिशाओं में विजय पताका लहरा रही थी, किसकी? मालदेव राठौड़ की। तो जैत्र सिंह को ये बात मालदेव राठौड़ की पसंद नहीं आई, मना भी करे तो कैसे करे। तो स्थिति संभाली उस समय जैत्र सिंह जी ने। जैत्र सिंह जी ने कहा कि राव अभी हमने विवाह किया है, किसका? स्वरूप दे का विवाह किया है। 4 महीने 6 महीने बाद थोड़ा समय बीतने दो, अभी विवाह करें तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। 5 महीने 6 महीने बीतने दो, हम दूसरी पुत्री का विवाह भी आपके साथ कर देंगे। मालदेव जी ने का प्रॉमिस का प्रॉमिस। आ गए मालदेव राठौड़ कहा? मारवाड़। जैत्र सिंह नहीं चाहते थे कि अपनी दूसरी पुत्री का विवाह किसके साथ हो। जैत्र सिंह ने संदेश भेजा कौन से सिंह को? उदय सिंह, जो राजा थे कहाँ के? पूरी स्थिति बताई। उदय सिंह जी ने कहा जैतर सिंह जी आप आ जाइए कुंभलगढ़, और
आप जेत्र सिंह ने ही कहा था कि हम अपनी छोटी पुत्री का विवाह आपके साथ तय करते। जेत्र सिंह जी कुंभलगढ़ गए, अपनी छोटी पुत्री का विवाह कर दिया। बताओ किसके साथ? अब बताओ, जेत्र सिंह की दूसरी पुत्री से विवाह करना कौन चाहते थे, पर विवाह हुआ किसके साथ? बात बॉलीवुड की वो हो गई, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। उदय सिंह जी भी बड़े गजब के थे। इन्होंने इंस्टा पर पोस्ट की और मेंशन किया किसको? मालदेव राठौड़ को। अब मालदेव राठौड़ ने वरमाला पहनाते हुए उदय सिंह को देखा तो मालदेव राठौड़ ने कहा, उदय सिंह जी, ये आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया हमारे साथ, ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। और इधर उदय सिंह जी भी नाराज थे। अब सुनो और समझो, मोड़ आएगा किसको लेकर? अजमेर को लेकर। अजमेर में था हाजी खां पठान। कौन था? और कहा जाता है कि हाजी खां पठान मेवात में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। इधर मारवाड़ में शासक कौन है, जल्दी से बताओ? और इधर मेवाड़ में कौन है, जल्दी से बताओ? उदय सिंह। अब हाजी खां पठान मेवात में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था, इसलिए अजमेर से सेना लेकर निकला। कौन? हाजी खां पठान जा रहा था किधर? मेवात की तरफ। पर कहते हैं ना, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। हाजी खां का निशाना किस पर था? पर इसको ये नहीं पता कि मेरे अजमेर पर निगाहें टिकी हुई है किसकी? मालदेव की। तो ज्यों ही हाजी खां पठान सेना लेकर मेवात की तरफ निकला, मालदेव जी ने इधर से सेना भेज दी। किसको जीतने के लिए? अजमेर को जीतने के लिए। तो आधे रास्ते में ही हाजी खां पठान को सूचना मिली। तो हाजी खां पठान ने सोचा, मेवात गया, मेवात में स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई तो मेरी स्थिति हो जाएगी ना घर का ना घाट का। तो हाजी खां पठान ने आधे रास्ते से सेना वापस घुमाई। अब आप खुद सोचिए, हाजी खां पठान क्या मालदेव का सामना कर पाएंगे? यह हाजी खां पठान को भी पता था। हाजी खां पठान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, पर वो मास्टर बुद्धिमता में निपुण थे। उन्होंने संदेश भेजा मेवाड़ के राणा उदय सिंह को। हाजी खां ने कहा, संदेश भेजो मेवाड़ के राणा उदय सिंह को, जो हाल ही में दोनों के बीच में जेत्र सिंह की पुत्री को लेकर क्या हुई? हाँ, अनबन हुई है। उदय सिंह द्वितीय कौन थे सर जी? वाह, अब क्या करें, ये पहले जानो आप अच्छे से। उदय सिंह द्वितीय कौन थे? कौन थे रे? हाँ, ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो और समझो। तो हाजी खां पठान बड़ा मास्टरमाइंड था। हाजी खां पठान ने कहा कि मालदेव राठौड़ के विरोधी है कौन? उदय सिंह से सहायता मांगो। उदय सिंह को जब पता चलेगा कि मालदेव आक्रमण करने आ रहा तो जरूर ये हमारी सहायता करने आएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट सुनिएगा, हाजी खां पठान ने संदेश भेजा और उदय सिंह के सामने जिक्र हुआ किसका? तो उदय सिंह द्वितीय ने कहा, बिल्कुल 100% हम साथ देंगे। किसका? हाजी खां पठान का। अब हाजी खां पठान ने उदय सिंह द्वितीय की सहायता से पराजित किया किसको? बोलो किसको? मालदेव की सेना को। अब मालदेव की सेना पराजित होकर आई मारवाड़। राव ने पूछा, बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे? तो सैनिकों ने कहा, अनलिमिटेड जूते पड़े हैं। तो कहा, हाजी खां पठान की सेना से तुम हार कर आए हो? तो सेना ने कहा कि राव, अगर हाजी खां होता तो हम फतेह होकर आते, विजय होकर आते। उनका साथ दिया आपके विरोधी मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया ना? तो जब ये बात कही तो बताओ, मालदेव राठौड़ और दोनों उदय सिंह के बीच में दुश्मनी तो थी। अब भयंकर दुश्मनी हो गई। मालदेव राठौड़ ने कहा, जल्दी इसका हम क्या लेंगे? बदला। अब इधर देखो, विजय हुए कौन? किसकी वजह से? विजय होने के बाद हाजी खां पठान ने कहा उदय सिंह द्वितीय को, काहे मेवाड़ के राणा, आपने इस छोटे से
पठान की तुमने क्या की है, सहायता की है, छोटा मुंह बड़ी बात। हम आपको दे सकते तो क्या दे सकते उपहार में, फिर भी हमें जो अच्छा लगेगा हम आपको कुछ उपहार देंगे भेंट में। आप चलिए हमारे दरबार कौन से मेर, अजमेर में। उदय सिंह जी ने हाजी खा पठान की बात का मान रखा और आए कहा, अजमेर आए। दरबार में बिठाया, बताओ किसको, बोलो। उदय सिंह जी को बिठाया तो उदय सिंह जी बैठे। उदय सिंह जी को हाजी खा पठान ने कहा, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं महल में जाता हूं और आपके लिए कुछ उपहार लेकर आता हूं। तो बताओ, हाजी खा पठान की एक महल में, और इसकी एक थी प्रेमिका जिसका नाम था, बोलो। हाँ, काफी समय से तुम्हें इंतजार था। किसका? अरे कमीनो, हाजी खा पठान और इनकी कहानी का कि रंगराई का इंतजार था। रंगराई को नहीं आने देना जीवन में, समझ में आया ना, ध्यान रखें। तो सुनो और समझो। अब रंगराई जो थी स्टूडेंट, ये प्रेमिका थी हाजी खा पठान की। तो बिल्कुल हाजी खा पठान कक्ष में गए तो रंगराई ने हाजी खा पठान को देखा तो वही बात कही। अब प्रेमिका अपने प्रेमी को जो बातें कहती वो कही, क्या आ गया मेरा 14वीं का चांद। तो हाजी खा पठान ने रंगराई को कहा कि आज ये चांद तेरा बादलों में ओझल हो जाता, अगर उदय नहीं करता कौन, उदय सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? तो रंगराई ने कहा, या अल्लाह ओझल हो तुम्हारे दुश्मन, हमारी जान को कुछ नहीं होगा। और अभी देखना, यही जान जान कहकर बेजान बनाएगी किसको, हाजी खा पठान को। तो स्टूडेंट, हाजी खा पठान ने पूरी बात बताई कि हमें राठौड़ों की सेना से बचाया है किसने, उदय सिंह द्वितीय ने। किसने? उदय सिंह द्वितीय ने बचाया। तो रंगराय ने कहा, जिसने हमारी जान की हिफाजत की है हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कहाँ है वो? तो हाजी खा पठान ने कहा, वो दरबार में बैठे हैं। तो रंगराय ने कहा, आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो हम आपके साथ चलकर शुक्रिया करेंगे। किसका? उदय सिंह जी का। भोले थे कौन, लेकर आ गए किसको, रंगराय को। साथ में बिल्कुल सोने चांदी के आभूषणों के थाल लाए गए। साथ में कौन आई, रंगराय। दरबार में जब रंगराय आई तो कहा जाता बड़ी फूट रही थी, कौन, रंगराय। अब हाजी खा पठान ने उदय सिंह जी को कहा कि हे राणा उदय सिंह जी, ये लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार लीजिए, ये सोना आभूषण हम आपको दे रहे हैं। पर उदय सिंह जी तो आभूषणों को नहीं देख रहे थे, उपहार को नहीं देख रहे थे, किसको देख रहे थे? हाँ, किसको? रंगराय को देख रहे थे। स्टूडेंट, तो बिल्कुल याद रखिएगा, उदय सिंह जी ने हाजी खा पठान को कहा, हे पठान, हमारे पास ऐसे उपहार तो खूब है, हमें चाहिए रंगराय। अब हाजी खा पठान के भरे दरबार में इतिहासकार कहते हैं कि मांग की किसकी, रंगराय की। जब रंगराय की मांग की तो सोचो, हाजी खा पठान अपने भरे दरबार में अपने सेनानायक को, अपनी सेना के सामने अगर लौटा दे किसको, रंगराय, तो कोई इज्जत नहीं रहे, कोई मान स्वाभिमान कुछ भी नहीं बचे। किसका? हाजी खा पठान का। पर मैंने कहा ना, हाजी खा पठान बड़ा मास्टरमाइंड था। हाजी खा पठान ने ये स्थिति संभाली। हाजी खा पठान ने मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी को कहा, हे राणा, आप चिंता मत कीजिए, हमें सोचने का मौका दीजिए, हम स्वयं पहुंचा देंगे किसको, रंगराय को। उदय सिंह जी ने कहा, ठीक है, 5 से 6 या 10 से 12 दिन की तुम्हें मोहलत है। अगर नहीं आई मेवाड़ कौन, बोलो, रंगराय अगर नहीं आई तो बलपूर्वक अजमेर पर अटैक करके ले जाएंगे किसको,
रंग राय को। ये कहकर रवाना हुए कौन? तब रंग राय ने कहा हम आपका इंतजार करेंगे। हालात बदल गए। किसके? हाँ, इंस्टाग्राम में जैसे अभी चल रहा है कि मोए मोए हो गई। किसकी? हाँ, मोए मोए हो गई किसकी? हाजी खा पठान की। अब सुनो, हाजी खा पठान विकट स्थिति में है कि नहीं है, पर हाजी खा पठान बड़ा मास्टरमाइंड था। हाजी खा पठान ने पत्र भेजा किसको? मालदेव राठौड़ को। किसको? मालदेव राठौड़ को पत्र भेजा, और पत्र में बातें बड़ी गजब की लिखी थी। मालदेव राठौड़ को पत्र में लिखा कि हे मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़, हम हारे हैं तो अपनी प्रेमिका से, हम शतरंज के वो पासे है कि हारे हैं तो अपनी बेगम से। बड़ा गजब का था। कौन? हाजी खा। कहा कि एक दुश्मन से मैं अपना स्वाभिमान मांग रहा हूं, अपनी इज्जत मांग रहा हूं। और कहा जाता है कि क्षत्रिय स्वाभिमानी होते, तो मुझे भी थोड़ा क्या दे दो, अपना स्वाभिमान मैं आपसे मांग रहा हूं। उदय सिंह ने भरे दरबार में मांग की है किसकी? अगर रंग राय को मैं लौटा दूं तो मेरा कोई स्वाभिमान नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? स्वाभिमान नहीं बचेगा। राव तुम बताओ, मेरा स्वाभिमान मेरी इज्जत सब तुम्हारे हाथों में है। तुम ही बताओ, रंग राय को लौटा दूं या क्या करूं? अब बताओ, उदय सिंह जी से पहले ही नाराज थे कौन? बोलो। मालदेव राठौड़ नाराज थे, तो मालदेव राठौड़ ने कहा हाजी खा तू मत लौटा। किसको? हम तुम्हारी सहायता है तो आ रहे हैं, उदय सिंह जी को आक्रमण करने दो। तो बताओ, हाजी खा पठान की सहायता करने के लिए कौन आए? बोलो। अब इधर जब रंग राय नहीं गई, कहा? तो उदय सिंह जी ने कहा अपनी सेना का पड़ाव उठाओ, हम अजमेर पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तब ठिकाने के सरदारों ने, राव ने, उमराव ने कहा कि आक्रमण की वजह क्या है? तो कहा हम लेकर आएंगे किसको? तब सभी ठिकाने के सरदारों और राव ने कहा कि ये मेवाड़ के राणा को कभी भी शोभा नहीं देता। तो भी आए कौन? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी आए और लड़े किसकी सेना से? और हाजी खा पठान के साथ थे कौन? बताओ, इतिहास में ये युद्ध कौन सा कहलाया? बोलो। जो कब हुआ था? 1557 के अंदर। और इस युद्ध में हार हुई किसकी? बोलो किसकी? उदय सिंह की हार हुई। हाजी खा पठान की क्या हुई? जीत हुई। किसकी सहायता से? मालदेव राठौड़ की सहायता से। हरमाड़ा में जब हाजी का पठान विजय हुआ तो हाजी का पठान ने कहा मालदेव राठौड़ को। किसको कहा? कहा आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस पठान के स्वाभिमान को बचाए रखा। तब मालदेव राठौड़ ने कहा शट अप, हम भी तुम्हारे दरबार में चलेंगे। क्या कहा? हम भी तुम्हारे, हाँ, दरबार में चलेंगे। अब हाजी खा पठान को पहले ही ठोकर लग चुकी थी। हाजी खा पठान ने कहा राव बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, धन, दौलत, शोहरत हम सब आपको दे देंगे, पर दरबार में लेकर नहीं जाएंगे। तो इतिहास के ऐसे काफी अनूठे उदाहरण है, हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर सुनो, यहीं पर मेवाड़ के राणा उदय सिंह अपने ठिकाने के सरदारों के विरोध में लड़ने गए थे। किसके लिए? रंग राय के लिए। तभी तो कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी कि मेवाड़ के राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। बताया था आपको? अरे बताया था ना।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा राजस्थान दिवस का एक स्पेशल क्लास। बस इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, आवाज नहीं, जूते पड़ेंगे, वो सस्पेंस है। हाँ, सुनो सुनो, हाँ देखो, ऑनलाइन वाले बड़े गजब के हैं। ऑनलाइन वालों को बता दूं कि मालदेव राठौड़ ने भी कहा था शट अप, हम भी चलेंगे तुम्हारे दरबार में। अब आगे रंगराई का क्या हुआ वो अगले एपिसोड में बताएंगे। कंप्लीट ना, अब आवाज नहीं। पहले देखिए आपके सामने होली हंगामा ऑफर, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। और इसमें देखिएगा, इस ऑफर के तहत कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी कोई भी कोर्सेज को परचेज करता है तो कोर्स परचेज के बाद 1313 विद्यार्थियों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने जो कोर्स परचेज किया है और कोर्सेज के लिए जो पे किया है अमाउंट, वो अमाउंट सीधा वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर उसका नाम किस में आता है, लकी ड्रॉ में। ओके, तो ध्यान रखें। और आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है? 90% का डिस्काउंट, अगर आप इसको इस ऑफर के तहत खरीदते हो 31 मार्च तक। और साथ ही साथ में आपको 1 साल के साथ 3 महीने की और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। ओके, तो आप सभी को एक बार और राजस्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।